नमस्कार, स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको विचार करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग टू शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि जो 11वीं अनुसूची यह जो है पंचायतियों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से रिलेटेड है। 12वीं सूची राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव से है। जो 10वीं अनुसूची है यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से है। और जो 9वीं अनुसूची है यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन है। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो 11वीं अनुसूची है यह पंचायतों की जो शक्तियां हैं और जिम्मेदारियां हैं इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अध सराउंडिंग विनियम 2022 के तहत दी गई निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां इसके पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 के दायरे पर हैं, आपको बताना है। विच आर द फॉलोइंग पावर्स अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स प्रोसीजर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। ये कह रहा है कि बायोमेट्रिक और जैविक डेटा के संग्रह की जो अनुमति देना है, पहचान प्रक्रियाओं को केवल दोषियों तक सीमित रखना है, या सी कह रहा है कि संग्रहित डेटा तक कानूनी प्रवर्तन की पहुंच को सीमित करना है, या डी अपराध की जांच के लिए केवल उंगलियों के निशान की अनुमति देना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बायोमेट्रिक और जैविक डेटा के संग्रह की जो है अनुमति देना ही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, आपको बताना है। जो आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 352 या आर्टिकल 365 है। तो ये है आर्टिकल 352। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक संवैधानिक निकाय यानी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको बताना है। बॉडी नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें पूछा कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो आयोग है भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है, आपको बताना है। ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति आयोग है यानी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सी है राष्ट्रीय किसान आयोग। डी है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो यह नहीं है नेशनल जो फार्मर कमीशन है, यह वैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग यह जो है वैधानिक निकाय हैं, जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों की अयोग्यता प्रावधान है? 9वीं अनुसूची में, 11वीं में, 10वीं में या 8वीं में? तो यह है 10वीं में, जो 10th शेड्यूल है यहीं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने वाली संस्थाओं को व्यक्तियों से स्पष्ट सहमति जो है प्राप्त करनी होगी? उद्देश्य सीमा कहता है भंडारण, कटौती, अनुपालन, डेटा स्थानीयकरण या नोटिस और पसंद ढांचा, नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन का एक प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा था, आपको बताना है। ये कह रहा है कि इसने जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाप्त कर दिया। बी है इसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया और मौलिक कर्तव्य जो है इसमें पेश किए गए। सी है कि इसमें जो है नागरिकों के लिए केवल मौलिक अधिकार पेश किए गए, या इसमें केवल लोकसभा का कार्यकाल जो है घटाकर 4 साल कर दिया गया। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 42वें संविधान संशोधन की जो एक प्रमुख प्रभाव था यह कि इसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया और जो मौलिक कर्तव्य हैं इसे जो है ऐड किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन को जो है लघु
या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है। 52वां संविधान संशोधन या 44वां या जो 42वां संशोधन हुआ या 24 जो अमेंडमेंट है। तो यह है 42वां संविधान संशोधन ही जो 1976 में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ये कह रहा है कि जो भारतीय न्याय संहिता है जो है, यह छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत करती है। बी कह रहा है कि नए कानून के तहत सारांश परीक्षणों का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया गया है। और सी कह रहा है कि सुधारात्मक दृष्टि को उद्देश्य जो है अपराधियों को सामाजिक पुनः एकीकरण को सुनिश्चित करना है। तो राइट इसमें पूछा है। तो फर्स्ट कह रहा था कि भारतीय न्याय संहिता जो है छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की है, तो बिल्कुल की है। तो फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि नए कानून के तहत जो है सारांश परीक्षणों का जो दायरा है केवल गंभीर अपराधों तक जो है सीमित कर दिया है, तो नहीं, यह जो है केवल गंभीर अपराधों तक सीमित नहीं है, तो करेक्ट ये नहीं होगा, यानी रंग हो जाएगा। जबकि थर्ड क्या कह रहा है कि सुधारात्मक दृष्टिकोण का जो उद्देश्य अपराधियों को सामाजिक पुनः एकीकरण को सुनिश्चित करता है, तो बिल्कुल करता है, तो यानी एक और थर्ड राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है सेकेंड नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। एक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, या लिखित संविधान है, या दोहरी जो नागरिकता है, या शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर। आपको बताना है कि जो भारतीय संघवाद है उसकी जो विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो ये नहीं है दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संघ सूची यानी जो यूनियन लिस्ट की प्रविष्टियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको बताना है, यानी सही है। फर्स्ट कह रहा है कि संसद के पास केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है। बी कह रहा है कि सहकारी जो समितियों के निगमन और विनियमन से संबंधित मामलों की सूची संघ सूची में शामिल है। बी क्या कह रहा है, यानी सेकेंड, सहकारी समितियों के निगमन और विनियमन से संबंधित मामले संघ सूची में शामिल है। और थर्ड कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा और मुद्रा सभी संघ के विधायी डोमेन के अंतर्गत आते हैं। फोर है, संसद उन नियमों के संबंध में कानून बना सकती है जिनकी गतिविधियां एक राज्य तक सीमित नहीं है, विश्वविद्यालयों को छोड़कर। तो बिल्कुल फोर भी राइट है, क्योंकि जो संसद है उन निगमों के संबंध में कानून बना सकती हैं जिनकी गतिविधियां एक राज्य तक सीमित नहीं है, विश्वविद्यालयों को केवल छोड़कर। तो फोर तो राइट है। तो फोर किसमें है, ये नहीं होगा। और थर्ड है, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा और मुद्रा सभी संघ के विधायी डोमेन के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। तो थर्ड भी है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे चलिए एक और दो देख लेते हैं। तो एक कह रहा था कि संसद के पास केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर जो है कानून बनाने का विशेष शक्ति होती है, तो बिल्कुल होती है, यानी फर्स्ट भी राइट है। सेकंड, सहकारी समितियों के निगमन और विनियमन से संबंधित मामले जो है संघ सूची में शामिल हैं, तो नहीं है, यही इसका जो राइट नहीं होगा, यानी 1, 3 और 4 सत्य हैं, जबकि 2 सत्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। फर्स्ट का कह रहा है कथन कि भारत का संविधान जो है विधायी विषयों को जो है 3 जो सूचियां अर्थात केंद्र, राज्य और जो समवर्ती सूची है इसमें विभाजित करता है, तो बिल्कुल करता है। तो ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान जो है विधायी विषयों को 3 सूची में विभाजित करता है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। सेकेंड कह रहा है कि वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण विषय में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य सूची को समर्पित समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। थर्ड कह रहा है कि केवल भारत की संसद ही समवर्ती सूची के तहत विषयों पर जो है कानून बना सकती है, तो नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, यानी थर्ड जो है राइट नहीं है। तो 1 और 2 तो सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। निम्नलिखित में से ये भी कथन है, यानी कथन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 थी, इसमें जो है न्याय वितरण प्रणाली को जो है तेज करने के लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है यह। और इसका जो कारण है कि प्रौद्योगिकी का एक एकीकरण मामलों के लंबित होने को कम और न्याय तक पहुंच जो है बढ़ाने के उद्देश्य से है। तो बिल्कुल है। तो भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता 2023 है, इसमें जो है न्याय वितरण प्रणाली को तेज करने के लिए ई फाइलिंग और जो वर्चुअल ट्रायल है इसको बढ़ावा देती है। इसका रीजन ये है कि प्रौद्योगिकियों को जो एकीकरण मामलों में लंबित होती है उसे कम करने और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। तो बिल्कुल ए भी राइट है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए की एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की भूमिका क्या थी आपको बताना है। व्यापक समझौतों को विनियमित करना, कृषि को बढ़ावा देना, औद्योगिक नीतियों का प्रबंधन करना है, या भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को देख रेख कर उन्हें वित्त पोषित करना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को देख रेख कर उन्हें वित्त पोषित करना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर जो है ग्राम स्तर पर कार्य करता है। तो ये करता है ग्राम पंचायत ही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा जो है निकाय जिम्मेदार है। चुनाव आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो यह है सुप्रीम कोर्ट ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया में विदेशियों के न्यायाधिकरण फॉरेन ट्रिब्यूनल की भूमिका क्या है। ये कह रहा है कि जनगणना करना है, या वोटर आईडी कार्ड जारी करना है, या अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करना है, या एनआरसी से बाहर रखे गए व्यक्तियों को नागरिकता दावों को जो है सत्यापित करना है। तो बिल्कुल राइट डी ही हो जाएगा। एनआरसी से बाहर रखे गए व्यक्तियों को नागरिकता दावों को सत्यापित करना। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में 6वें अनुसूची के तहत शासित क्षेत्र है, आपको बताना है। त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, या अरुणाचल प्रदेश। तो यह है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पोस्को अधिनियम के तहत किस अपराध के लिए उकसाने पर क्या सजा मिलती है, आपको बताना है कि पोस्को अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए जो उकसाने पर आपको बताना है कि क्या सजा मिलती है। तो अपराध के लिए समान सजा, या अपराध के लिए निर्धारित सजा का आधा, या कोई सजा नहीं, या सामुदायिक सजा। तो ये मिलता है अपराध के लिए समान ही सजा, यानी सेम पनिशमेंट ऑफ दी ऑफेंस। तो करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय के पास संघ और राज्यों दोनों के लिए सामान्य नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति एक कार्यकारी आदेश जारी करके केंद्रीय मंत्रिमंडल एक साधारण बहुमत से, सभी मुख्यमंत्री की सहमति से प्रधानमंत्री, या डी संसद बशर्ते कि राज्यसभा एक विशेष बहुमत से एक प्रस्तावित पारित करके। तो ये जो कह रहा है कि संसद बशर्ते कि राज्यसभा एक विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा में उनकी नेतृत्व भूमिका, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान के साथ सही ढंग जो है मेल खाता है। ये है जीवी मावलंकर, संविधान सभा के कार्यों पर जो है समिति के अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल ये ही राइट हो जाएगा। जो जीवी मावलंकर हैं यह संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका नंबर ए ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक को गठित करने के लिए आवश्यक कोरम क्या है, आपको बताना है। ये कह रहा है कि संसद के कुल सदस्यों का 1/3, या लोकसभा में 50 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य, या सदन के कुल सदस्यों की जो संख्या है उनका 1/10वां हिस्सा, या सदन के कुल सदस्यों का 1/4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सदन के कुल सदस्यों की जो कुल संख्या है उनका 1/10 भाग आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों की क्या भूमिका है, आपको बताना है।
एक अगर है कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, या वन्य जो जीवों हैं और उनके आवासों की जो है रक्षा करना है, या व्यापार को विनियमित करना है, या चुनावों की देखरेख करना है। तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो आया था 1972 में, इसके तहत ही वन्य जीवों और उनकी जो आवास हैं उनकी रक्षा करना है, इसका जो है मेन भूमिका निभाना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के अनुरूप एक भीड़ पर गोली चलाता है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध किया है क्या? आपको यही बताना है। एक कह रहा है कि हाँ, क्योंकि वह जो है अवज्ञा कर सकता था। हाँ, क्योंकि यह जो है हिंसा दंडनीय है। या नहीं, क्योंकि उसने सार्वजनिक आदेशों का पालन किया है। या नहीं, क्योंकि उसने जो है श्रद्धा वो पूर्वक जो है विश्वास था कि यह कानून से बंधा हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में क्रेडेंशियल समिति के प्रमुख कौन थे? आपको बताना है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, या के एम मुंशी। तो ये थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, इसकी जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपको बताना है। तो होती है 552। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 170 में है, या आर्टिकल 154 में है, आर्टिकल 155 में है, या आर्टिकल 168 में है? तो यह 155 में ही, आर्टिकल 155 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संवैधानिक विषयों को उनके संबंधित लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पहचान करना है। कॉलम ए में दिया है मौलिक कर्तव्य, समान मतदान अधिकार, स्थानीय स्वशासन का प्रधान, और धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन। जैसे कि फर्स्ट क्या था? मौलिक कर्तव्य। तो यह है नागरिकत्व की मान्यता। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी ए का थर्ड हो जाएगा। समान मतदान का अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत, यानी बी का 4 हो जाएगा। और स्थानीय स्वशासन प्रावधान, ये हो जाएगा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन। यह व्यक्तिगत विवेक का सम्मान है। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी का 1 और डी का 2। लोकसभा चुनाव में टाई होने की स्थिति में स्पीकर की क्या भूमिका होती है? ये आपको बताना है। व्यक्तिगत पसंद के आधार पर जो है निर्णय लेता है यहाँ, या टाई तोड़ने के लिए मतदान करता है, या भाग नहीं लेता है, या निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो जो है टाई तोड़ने के लिए जो है मतदान करता है, यानी कास्टेस ए वोट टू ब्रेक द टाई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं दोनों संसदों की जो है संयुक्त बैठक, यानी ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस मंत्रालय के तहत काम करती है? आपको बताना है। शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, सामाजिक और न्याय आधारित जो मंत्रालय है, या कृषि मंत्रालय। तो ये कार्य करती है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? तो यह है आर्टिकल 78, या आर्टिकल 75, या आर्टिकल 52, या आर्टिकल 73। तो यह है आर्टिकल 73 ही। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय फर्स्ट या प्रारंभिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के तहत लागू नहीं है? आपको बताना है। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई, अदालत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र, या सैन्य अदालत कोर्ट मार्शल के समक्ष मुकदमे, या सिविल जज कोर्ट के समक्ष कार्यवाही। तो अदालत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट क्या कह रहा है कि भूमि और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। विवाह कानून और गोद लेना समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों सही है। भूमि और कृषि जो है
राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और विवाह कानून, गोद लेना समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्भपात संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत भारत में वैधानिक गर्भपात के ढांचे को किस प्रकार जो है विस्तारित किया गया है। तो ये कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की जो सीमा है यह 24 सप्ताह तक बढ़ा दी गई है, या केवल विवाहित महिलाओं के लिए जो है गर्भपात सीमित अनुमति है, या केवल चिकित्सीय सलाह पर गर्भपात की अनुमति देना है, या सभी गर्भावस्थाओं के लिए 30 सप्ताह तक गर्भपात का वैध मानना है। तो गर्भपात संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत भारत में जो है वैधानिक गर्भपात के ढांचे को विशेष परिस्थितियों में जो है गर्भपात की सीमा 24 सप्ताह तक बढ़ाना है। नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों को प्रतिस्थापित जो है करना है, तथा जिनका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित करना है: राजनीतिक लाभ पर, धार्मिक शासन पर, कॉर्पोरेट कानून पर, या न्याय वितरण और नागरिक अधिकार पर, यानी जस्टिफाइड डिलीवरी एंड सिटीजन राइट पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, न्याय वितरण और नागरिक अधिकार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय 5 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक साक्ष्य के रूप में योग्य है। ये कह रहा है कि किसी एक पक्ष द्वारा निष्पादित प्रतिलिपि दस्तावेज, या क्लर्क द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज की एक फोटोकॉपी, या बाद में तैयार किया गया एक हस्तलिखित सारांश, या मूल दस्तावेज की टाई की गई प्रति। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी एक पक्ष द्वारा निष्पादित प्रतिलिपि दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्थान के पास होती है। तो ये होती है पार्लियामेंट के पास। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है: अखिल भारतीय सेवाएं संघ और राज्यों के लिए समान होती है, या केवल बी कह रहा है कि केवल राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो नहीं, केवल राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या कौन है, आपको बताना है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट है, या पार्लियामेंट है। तो यह है सुप्रीम कोर्ट ही। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारियों का सटीक वर्णन करता है। एक कह रहा है कि लोकपाल को राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया जाएगा। तो बिल्कुल सत्य है यही एक ही, कि जो लोकपाल को जो है राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, जिससे क्या हुआ कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष यह रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। भारत में या भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या जो की सजा है यह क्या है। घर में नजरबंदी है, केवल जुर्माना है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, कोई सजा नहीं है। तो यह है आजीवन कारावास या मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक सिद्धांत के अनुसार संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। एक कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल संरचना शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। बी कह रहा है कि न्यायपालिका ने जो आत्मा आधारित व्याख्या के विचार को अस्वीकार कर दिया और लिखित पाठ को सख्ती से पालन किया। सी कह रहा है कि संविधान की जो मौलिक विशेषताओं की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना सिद्धांत अस्तित्व में लाया गया। या डी, संसद बिना किसी सीमा के न्यायिक सिद्धांतों को निरस्त करने वाले संशोधन प्रस्ताव कर सकती है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या था क्वेश्चन, कि संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये सत्य है कि संविधान की मौलिक विशेषताओं की रक्षा करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना सिद्धांत को जो है अस्तित्व में लाया गया था। तो करेक्ट आंसर सी ही हो जाएगा। कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो बना दिया गया था जो 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था यही। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के तहत अपराधों के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है, आपको बताना है। ये कह रहा है कि मुकदमा डीएसपी उससे ऊपर की रैंक
के किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए, या इन अपराधों की जो है सुनवाई केवल उच्च न्यायालय में पुरुष न्यायाधीश के अधीन की जानी चाहिए। या सी कह रहा है कि ऐसे अपराधों का जो परीक्षण है विशेष रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। या डी कह रहा है कि इन अपराधों की जो सुनवाई है जहाँ तक संभव हो महिला की अध्यक्षता वाली अदालत पर जो है की जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो ये अपराध है जहाँ तक संभव हो कि महिला की अध्यक्षता वाली अदालत के द्वारा की जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा जो 21 के अनुसार और जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के तहत अपराधों के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यही सत्य है कि जहाँ तक संभव हो कि महिला जो है अध्यक्षता वाली मतलब महिला की अध्यक्षता वाली अदालत के द्वारा है जो है सुनवाई की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विदेशी अंशदान विनियम, विदेशी अंशदान या विनियमन अधिनियम FCRA के अंतर्गत किन संस्थानों को पंजीकरण की पात्रता प्राप्त हुई है। राजनीतिक दल की, सरकारी विभाग को, केवल निजी कंपनियां की, या धारा 8 कंपनियां ट्रस्ट और समितियां की, यानी सेक्शन 8 कंपनीज ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। तो ये प्राप्त हुई हैं धारा 8 कंपनियां ट्रस्ट और समितियां को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों को उनकी संबंधित विशेषताओं से मिलान करना है, जैसे कि प्रथम अनुसूची, तृतीय, 5वीं, 7वीं। तो प्रथम अनुसूची इसमें क्या है, इसमें जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्र जो क्षेत्रीय अधिकार है यह है। तो फर्स्ट का डी हो जाएगा। और तृतीय क्या था, तो इसमें शपथ या प्रतिज्ञापन के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और जो 5वीं अनुसूची है इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रवासन और नियंत्रण पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर। और जो 7वीं अनुसूची है यह है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और उत्तरदायित्वों का बंटवारा यानी आवंटन। तो प्रथम अनुसूची जो थी यह था डी, तो फर्स्ट का डी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है, 4 का ए है। संवैधानिक पदाधिकारियों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तभी हम लोग देखे हैं ये आते हैं सेकंड अनुसूची, सॉरी इसमें जो है वेतन है, माफ कीजिएगा, उसमें शपथ था। तो शपथ जो है थर्ड में है, पहले वेतन तो दूसरी में है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो संवैधानिक पदाधिकारियों की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की जो अनुसूची सेकंड है इसके अंतर्गत आती है। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत किस मामले के न्यायिक निपटान की अधिकतम जो सीमा है यह क्या है। तो यह 1 वर्ष 1 ईयर है। कौन से विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल को राज्यमंडल द्वारा जो है पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की अनुमति देती है। ए, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, या कुछ मामलों में क्षमा प्राप्त करना, या राज्य विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना या भंग करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है यह 1 से अधिक राज्यों पर है। केरल है, गुवाहाटी है, दिल्ली है या पटना है। तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है यही। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों जो है विषय पर कानून बना सकते हैं, आरक्षित पर यानी जो रिजर्व लिस्ट है, यूनियन पर, कंकरेंट लिस्ट पर या स्टेट लिस्ट पर। तो बनाते हैं समवर्ती सूची पर ही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समवर्ती सूची के कानूनों से संबंधित नीचे दिए गए कथन को पढ़ें कि फर्स्ट क्या कह रहा है, संघ का कानून संघर्ष की स्थिति में राज्य के कानून पर हावी होगा। सेकेंड कह रहा है कि राज्य का कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाए और उसकी स्वीकृति किया जाए। तो बिल्कुल सत्य है 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। UCC के कार्यान्वयन चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक व्याख्याओं और हाल की राज्य स्तरीय घटनाओं के संदर्भ में सबसे सटीक है आपको बताना है।
तो ये कह रहा है कि जो यूसीसी तभी लागू हो सकता है जब राष्ट्रीय जनमत संग्रह के माध्यम से सभी धर्मों या सभी धार्मिक समुदायों के द्वारा अनुमोदन किया जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय विधि आयोग 2018 एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता की सिफारिश की थी, तो ये नहीं की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में समान रूप से समान नागरिक संहिता को अनिवार्य घोषित कर दिया है, तो अभी नहीं किया है। गोवा और उत्तराखंड में यूसीसी को उनके संबंधित विधायी ढांचों के माध्यम से पहले ही लागू किया जा चुका है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा यही कि गोवा जो और उत्तराखंड है यहाँ पे जो है यूसीसी के संबंधित विधायी ढांचों के माध्यम से पहले ही लागू किया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का कौन सा बड़ा सुधार लाता है? साक्ष्य का डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटलाइजेशन ऑफ एविडेंस, या नए मौलिक अधिकारों का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फंडामेंटल राइट, या सुप्रीम कोर्ट का उन्मूलन, या सभी मौजूद कानूनों को हटाना। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का कौन सा बड़ा सुधार लाता है? व्हाट मेजर रिफॉर्म डज द इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस? तो करता है डिजिटलाइजेशन ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य का डिजिटलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अतः अब कोई भी जैसे कि मार झगड़ा कुछ भी हुआ तो सबसे पहले आप लोग उसे वीडियो बना लीजिए, मतलब डिजिटलाइजेशन अब जब सबसे ज़्यादा इसके तहत कर दिया गया है। अब उतना एविडेंस कि जैसे कि कागज़ पे नहीं या गवाही पे नहीं, सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है डिजिटलाइजेशन पे, यानी साक्ष्य का डिजिटलीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो मतलब कि उस पर जो है डिजिटलाइजेशन होना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एनसीसी के अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना की नियुक्ति किस मूल्यांकनात्मक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, आपको बताना है? कृषि आर्थिक सुधार, दक्षिण भारत में राजनीतिक एकीकरण, जाति जनगणना, नेतृत्व या सामाजिक न्याय प्रशासन, और एससी नीति के कार्यान्वयन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के सूचीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। फर्स्ट कह रहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडीज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, या राइट टू इक्वलिटी। तो सबसे पहले समानता का अधिकार ही यानी राइट टू इक्वलिटी है, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता है यानी राइट टू फ्रीडम 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा शोषण के विरुद्ध 3, उसके बाद संवैधानिक। तो 4 2 3 1 है, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है योजना और इसके कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, आपको बताना है? पीएम जनमन ग्रामीण विकास मंत्रालय, समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय, मिशन शक्ति गृह मंत्रालय, पीएम मित्र कृषि मंत्रालय। तो राइट पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो समर्थ स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बयान राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के संबंध में सही है, आपको बताना है? राज्य सरकार की अधिकतम संख्या होने के बावजूद गवर्नर सिफारिश राज्य सरकार की बर्खास्तगी का कारण बन सकती है, या बी इसमें प्रधानमंत्री की सहमति से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, या सी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं देता है, या राष्ट्रपति शासन बिना संसद की मंजूरी के जो है घोषित किया जा सकता है। इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के संबंध में सही है, तो यह है राज्य सरकार की अधिकतम संख्या होने के बावजूद गवर्नर सिफारिश राज्य सरकार की बर्खास्तगी का कारण बन सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को प्रायः अर्धसंघी या रूप संघी भावना में एकात्मक रूप में वर्णित किया जाता है, मुख्यतः किस विशेषता के कारण, आपको बताना है? राज्यसभा के राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, या लिखित संविधान की उपस्थिति, या संघ सरकार की मजबूती केंद्रीकरण प्रवृत्तियां और शक्तियां हैं, या स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज एंड पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो अवधारणा है किस देश से उधार ली गई है? आयरलैंड, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, या कनाडा से? तो लिया गया है आयरलैंड से ही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी
तरह से परिभाषित करता है। फ़ोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी या केवल सुरक्षित सरकारी नेटवर्क के माध्यम से की जाने वाली वीडियो कॉल या मैनुअल रूप से रिकॉर्ड की गई जो है टेलीफोन बातचीत या मौखिक संदेश केवल लिखित दस्तावेजों के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह जो परिभाषित करता है फ़ोन या कंप्यूटर जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके कोई भी प्रेषित जानकारी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने में संवैधानिक दुविधा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, जैसा कि आर्टिकल 44 और अनुच्छेद जो है 25 के आसपास के बहस में चर्चा की गई है। ये कह रहा है कि यूसीसी अनुच्छेद 14 के तहत लिंग आधारित व्यक्तिगत कानून प्रणालियों को अछूता रहने की अनुमति देता है। ये बी यूसीसी राज्यों को पर्सनल लॉ पर विधायी शक्तियों देकर सहकारी संघवाद को लागू करता है। या सी यूसीसी सभी धार्मिक कानूनों पर पूरी तरह जो है समाप्त करके धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को क्रियान्वित करता है। या यूसीसी जो है आर्टिकल जो 44 है यानी जो अनुच्छेद 44 है इसके अनुरूप है, लेकिन यूसीसी अनुच्छेद 44 के अनुरूप है, लेकिन इसके जो अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा सकता है। तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा कि यूसीसी जो है 44 के अनुरूप है, लेकिन इसे जो है अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में संघवाद की विशेषता जो है किस प्रकार शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है? सेंट्रल टू स्टेट है, या लोकसभा एंड राज्यसभा है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है, या एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है? तो यह है सेंट्रल और स्टेट ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है घोषित करती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जो है जोड़े गए थे? तो जोड़े गए थे सोशलिस्ट एंड सेकुलर ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। संविधान के अनुच्छेद जो है 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय के द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, या नीति आयोग के द्वारा? तय किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा ही, यानी फाइनेंस कमीशन के द्वारा, न कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा जो है प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके अध्यक्ष आपको बताना है। तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है और नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो ये आर्टिकल जो है 3 में, सॉरी भाग इसमें पूछा है, तो भाग जो है 3 में, माफ कीजिएगा आर्टिकल में कह दिया भाग, तो भाग 3 में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कथन क्या कह रहा है? फर्स्ट कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो बिल्कुल होता है। वह जो है पूर्णतः परिषद की सलाह पर कार्य करता है, तो नहीं, पूर्णतः कार्य नहीं करता है। तो केवल एक ही राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विधि नियम सूचकांक में भारत के सुधार को सबसे अधिक चुनौती किस कारक से मिली हुई है? धीमी न्यायिक कार्यवाही, या विधायी अतिक्रमण, कार्यकारी प्रभुत्व, या मीडिया पूर्वाग्रह? तो मिली है स्लो जुडिशियल प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 25 के क्लॉज फर्स्ट में, इसके तहत जो है कि जब किसी व्यक्ति को एक मुकदमे में कई अपराधों के लिए जो है दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? आपको बताना है। सभी अपराधों के लिए, चाहे उनकी प्रवृत्ति कुछ भी हो, केवल एक ही सजा लागू कर सकती है, या केवल कठोरतम दंड देना चाहिए तथा अन्य दंडों की पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। या सी है जब तक उसी मुकदमे में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश न दिया जाए तब तक जो है सभी सजाओं को निलंबित कर दिया जाएगा, या उपयुक्त होने पर यह एक साथ या लगातार दंड लागू किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि उपयुक्त होने पर एक साथ या लगातार दंड लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अवशिष्ट विषयों
यानी रेजिडुअल जो सब्जेक्ट है आपको बताना है, वे विषय जो संविधान की तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय या राज्य विधानसभाओं के पास? तो ये होती है राज्य विधानसभाओं के पास ही, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद नवनिर्मित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित है आपको बताना है। झारखंड 2001 में बना, उत्तराखंड 1998, छत्तीसगढ़ 2000, तेलंगाना 2001 में। तो इसमें सही बताना है, तो सही केवल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सन 2000 में। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ ये तीनों के तीनों 2000 में ही बने थे, तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को संविधान में उनके स्थान के क्रम में व्यवस्थित करना है? तो सबसे पहले हो जाएगा समता का अधिकार, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, उसके बाद हो जाएगा धार्मिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2143 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट गृह मंत्री कौन थे? तो इसमें पूछा है कैबिनेट मंत्री, आप लोगों हूँ वाज द होम मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट गृह मंत्री, बिल्कुल गृह मंत्री पूछा है। हु वाज द होम मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एस जयशंकर राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो गुजरात का करते हैं। कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है, या भारतीय न्याय संहिता, या नानादेव, या तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम? तो ये लेता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रारंभ में जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है बनाया गया था, तो इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी आपको बताना है। तो ये मूल रूप से अनुच्छेद 395 और जो अनुसूचियां थी ये 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी अनुसूचियां जो है 12 हो गई हैं, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? केवल विधायी, यानी केवल जो है लेजिस्लेटिव, या एजुकेटिव ओनली, या जुडिशली ओनली, या बोथ एजुकेटिव एंड लेजिस्लेटिव? तो उपराष्ट्रपति जो है यहाँ कार्यकारी और विधायी दोनों का है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसमें पूछा है राज्य, यानी स्टेट जो लिस्ट है इसके अंतर्गत बैंकिंग, पब्लिक, रक्षा, डिफेंस, शिक्षा, तो आता है लोक व्यवस्था ही, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 356 भारत के संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित करता है? यह न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, यह विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है, यह सरकारी संघवाद को लागू करता है। तो आर्टिकल जो 356 भारत के संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित करता है? तो यह जो है केंद्र को राज्य सरकार के बर्खास्त करने की अनुमति देता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं कि पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है कैसा लगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दें कि बनेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आएंगे। अतः आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।